हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। और यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस हियर अबाउट different type of 6 cases in which we will discuss about the application of Gauss theorem. Means that in each case we will calculate the electric field intensity, and in every case we will use the Gauss theorem, which is phi is equal to ED is equal to Q by epsilon naught. So after using this theorem, you will see how we will calculate the electric field intensity in each case which are dependent on Gauss theorem. So that's why they are called application of Gauss theorem. So for that, we will discuss here about the first topic of application of Gauss theorem, which is जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन infinitely long straight चार्ज्ड वायर। तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी एक वायर की जो आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मींस जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, वो उसका एक्सटेंशन क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है in which the charge is distributed uniformly. It means uniformly straight charged wire in which the Q charge is distributed uniformly. यहाँ पे हम लोग उसको Q charge distribute कर देते हैं इस वायर में। जब ये वायर uniformly Q charge distributed होगी, means इसमें क्या होगा, Q charge distribute होगा इसके चारों। तो इस वायर की वजह से इस वायर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो हियर इन दिस फर्स्ट डेरिवेशन वी विल ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर आल्सो वी कैन से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वायर है हमारे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो उसमें से हमने एक वायर की लेंथ ले ली, लेट करेंगे ए बी, जो वायर की लेंथ यहाँ पे हमने कंसीडर करी एल लेंथ की वायर है, स्टूडेंट। और इस वायर पे Q चार्ज जो है प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस वायर से R डिस्टेंस पर, मींस इस वायर से रेडियली जो डिस्टेंस है इसका, आपके पास जो वायर है इससे R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो ये दो वायर के क्या है, टर्मिनल कंसीडर कर देते हैं। तो इस वायर से R डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आर रेडियस का ड्रॉ कर देंगे। तो डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड दिस वायर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो अब जैसे ही हमारे पास वायर है उसके अलोंग जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा इस वायर के अलोंग, वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। आगे आने वाले केसेस में देखेंगे। इसके बाद जो अगला डेरिवेशन आएगा उसमें स्फेरिकल, एक जगह स्फेरिकल शेल होगा और एक जगह आपके पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली long straight charged wire, so for that we will calculate the electric field intensity in their surfaces. पहला सरफेस ये हो जाएगा जो इसका सी ए से दिख रहा है, दूसरा सरफेस ये दोनों मान सकते हैं आप, या दूसरा इसको कंसीडर कर लीजिए क्रॉस सेक्शनल सरफेस है और ये भी क्रॉस सेक्शन सरफेस है तीसरा। तो आप ये दोनों सेम ही है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसे फर्स्ट सरफेस S1 कंसीडर कर देंगे, इसे S2 और इसे S3 कंसीडर करेंगे। और इन तीनों सरफेसेस पे हम क्या चेक करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करके
फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, और वहां से फिर हमारा आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम आपके सामने आ जाएगा। सो सी फर्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो स्टूडेंट इस डायग्राम को यहाँ टच मैं करते हुए आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगर इसमें प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, आउटसाइड होगी, मींस परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर आप इसे कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई एक प्लेट है जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग प्लेट है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके नॉर्मली आउटसाइड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी होगी और इधर भी होगी। क्लियर स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ काम का आने वाला है पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और कर्व सरफेस एरिया है उस पर कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर दैट आई कैन कंसीडर हियर, एक पॉइंट पे यहाँ कंसीडर करता हूँ सपोज P, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ हमारे पास जैसे A और B है, तो हम इस A पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, इस B पॉइंट को जो लेंथ था उसको यहाँ कंसीडर करते हैं। एक हम A पे बात करेंगे, एक हम B पे बात करेंगे और एक हम P पे बात करेंगे। तीनों जगह पे हम लोग अलग अलग अपने एरियाज फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज बेसिकली S2 एंड S3 दोनों सेम ही होंगे, S2 एंड S3 अगर आप इसे डिनोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इस वाले जो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं यहाँ पे करूँगा, ये हमारे पास एलिमेंट्री एरिया होगा P पॉइंट के लिए, P पॉइंट हम नीचे लिख देंगे, ये है आपका DS1, और इस जो कर्व सरफेस एरिया है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं S1 सरफेस से 2πRH और 2πRL। सो यहाँ पे आपके पास S3 and S2 both are equal because these are cross sectional area, and I told you here, as we know that the direction of electric field intensity, अगर हम इसकी बात करें तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस वाले सरफेस के लिए वो क्या होगी, आपके पास नॉर्मली इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। यहाँ वाले सरफेस में भी आप नीचे रेडियली डाउनवर्ड भी जाते हैं, अगर आप तब भी आपको, अगर यहाँ से आप डाउनवर्ड जाते हैं तब भी आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर आप यहाँ भी कोई, यहाँ पे आप कोई अगर एलिमेंट्री सरफेस एज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन के लिए भी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली आउटसाइड होगी। अब फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे P पॉइंट पे। सो स्टूडेंट सी, इन दिस P पॉइंट यू कंसीडर्ड हियर elementary surface DS1, and you know that the area vector for DS1 will also along the direction of E. It means that normal to this surface, normally upward direction. And here also, if we think about the electric field at point B, then you will see that the direction of electric field also in outward direction. Here it is also in outward direction, if you will think in this side. So, and after that, if you think about the area vector for this cross section area, this will be normally in outward direction, and this will also here normally in outward direction. It means that इन दोनों पॉइंटों पे अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के नॉर्मली हैं, तो बस यहाँ से तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट है आपके पास d∅2, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है तो d∅2 आप यहाँ पे यूज करेंगे E डॉट ds2, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री हो गया आपके पास EDS2 cos 90, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रिस्पॉन्स यहाँ का होगा। तो स्टूडेंट बस यही तीन चीजें याद करते हुए हम लोगों को पूरा डेरिवेशन कर देना है और 2 मिनट में डेरिवेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाते हैं हल्की सी और फिर इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। लेट अस कंसीडर a uniformly charged wire of length L। हम L लेंथ की वायर लेंगे, वायर इनफिनिटली लॉन्ग है तो हम उसमें से उसका पार्ट ले लेंगे, L लेंथ की वायर ले लेंगे, इन विच यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस Q कह देते हैं लैंग्वेज शॉर्ट करने के लिए, वायर ऑफ लेंथ L टू कैलकुलेट, लैंग्वेज शॉर्ट कर रहा हूँ, टू कैलकुलेट
electric field intensity at any point from this wire, we can assume a point P, let a point P at distance small r from the wire. हमने एक वायर से इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट draw a Gaussian surface, draw a cylindrical Gaussian surface around this wire, surface of radius small r around this wire. Clear, student? From the diagram you can see the distribution of charge is linearly. If the distribution of charge in this wire is linearly, it means that lambda be the linear charge density of this wire. From diagram, lambda be the linear charge density of the wire. अभी इसका यूज होगा कैलकुलेशन में. नाउ एट पॉइंट P, हमने P पॉइंट डिस्कस किया. So we have three type of cross sectional areas, means three type of areas are here. Two are cross sectional area, one is curved surface area. Now the electric flux, अब हम इसको शॉर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by the CSA, curved surface area. So it will be here ds1. So I will write this one is d phi 1. d phi 1 denote कर लेते हैं. It is equals to E dot ds1. Clear, student? After that, the electric flux enclosed by the cross sectional area, which is for A and for B point, or you can say that the cross section area, there are two cross section area which are same of radius and have same area. So their electric flux will also equal, and this will be equal to, if I write the all separately, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट लिखूँ तो थोड़ी देर के लिए इसको d2 कंसीडर कर देता हूँ. E dot ds2, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. नेक्स्ट वन इज d3 which is equals to E dot ds3. और डायग्राम में आप देख सकते हैं E and ds3 both are perpendicular to each other. इनको डिस्कस करते हैं जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे. Therefore total flux will be कितना होगा स्टूडेंट? phi E, or you can say d phi E is equals to first d phi E1. इसको आप ऐसा करिए, d phi 2 की जगह d phi E1 लिख लीजिए, E2 लिख लीजिए, तो आपके पास नोटेशन सही लगेंगे आपको. एंड दिस वन इज d phi E1 for this and for this. So d phi E1, d phi E2, d phi E3, and you know that d phi E1 is equal to E dot ds1, and this one E into ds2, and this one E dot ds3. And student, after that you know that these two will be 0 because E and ds2 both are perpendicular here and here. So the contribution will be finally EDS by EDS1, means by ds1, or you can say by S1, by CSA. And this one will be 0, this one will be 0, and we all equal to d phi E.
सो हियर यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो डी फाई ई की वैल्यू है वो आपके पास ई डी एस वन के इक्वल आई। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द ऑल थिंग्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपके पास डी फाई ई की वो किसके इक्वल मिली, ई डॉट डी एस वन फॉर दिस कर्व सरफेस एरिया। एंड आफ्टर दैट देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to, or you can say over the CSA, or you can say over the CSA, over the curved surface area, it will be phi e, which is equals to integration of d phi e. Clear student? So surface integral here, so I will use here which integration here, surface integration E dot ds1 for S1 surface। यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। This one will be in this one। Here integration कर देंगे और this is surface integration and we will write this one like that। So after that phi E is equals to E1 taking as common and this one is ds1 and student S1 is our CSA of this Gaussian cylindrical surface. So S1 will be 2 pi Rn. So I will write here the value of integration of ds1 over this surface S1, which will be 2 pi Rn, and this is equals to phi E. Now इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, this is I think third equation. After that what we will do by applying Gauss theorem, क्योंकि इसमें Q charge uniformly distributed है और ये आपके पास क्या है, वैक्यूम है। इसके सराउंडेड कैसा है, इस वायर के सराउंड जो आपके पास मीडियम है वो क्या वैक्यूम है और फ्री स्पेस है। सो हियर वी विल यूज बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। सो बाय गॉस थ्योरम वी नो दैट phi e is equals to q over epsilon naught, q be the charge which is uniformly distributed in this wire of length L in vacuum, and vacuum or free space is the medium which is surrounded, or you can say which is around the given wire. So here I will write phi e in place of phi e from equation third. From equation third you will see it is q over epsilon naught e into 2 pi Rn, and after that by interchanging this one here, electric field intensity will be 1 over 2 pi RL epsilon naught and this q also. So here this is our electric field intensity. अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पे बताया था कि here we will use lambda because this is the distribution of charges, linear distribution. So I will use lambda, which is linear charge density and which is equals to q by L. So for this term I will use lambda. So E will be lambda over 2 pi r epsilon naught. Clear student? So this one is the electric field intensity formula for this uniformly long straight charged wire. So from this relation we get here the relation between electric field intensity and the distance E is inversely proportional to R. Clear student? And if suppose here I will give you some special cases which is based on lambda. If the value of lambda is greater than 0, then you will see from this diagram the direction of electric field is radially in outward direction. Direction of E is radially in outward direction. Clear student? मीन्स कहने का ये है कि आपके पास अगर लैम्डा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, देखिए चार्ज पे डिपेंड कर रही है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो लैम्डा ऑटोमेटिकली 0 से ग्रेटर होगा, और अगर 0 से ग्रेटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। एंड इफ सपोज लैम्डा लेस देन 0, अगर यहाँ लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0, इट मींस दैट चार्ज जो Q है पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ लैम्डा इज लेस देन 0 देन द डायरेक्शन ऑफ ई, उसको मैं ई वेक्टर से दिखा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ई इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इट मींस दैट उस समय क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा तो अंदर की तरफ होगी। ये सब आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस कर रखा है कि अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे है, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे है, डाइपोल के लिए कैसे है, एंड आफ्टर दैट सेम चार्जेस के लिए कैसे। क्लियर? तो ये सब आपके जो अदर वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया है। So it will be, if suppose lambda less than 0, so direction of E will be radially in inward direction. Clear, student? So these two are the special cases which is discussed for this derivation. And डायमेंशन फॉर्मूला और ऐसा यूनिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता ही है, और वो हर डेरिवेशन के साथ आपको अपने माइंड में सेव करनी है और रखनी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऐसा यूनिट। सो हियर स्टूडेंट, this one is the first derivation, and after that I will write my second derivation. For that, pause the video and note down. In this second topic, we will calculate the electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. So यहाँ पे अभी हम दो डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आएगा, और यहाँ पे आपके पास कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल मींस दैट क्या है कि जब इसको चार्ज किया जाएगा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो इसमें जो पूरा चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऑन देयर सरफेस, एंड बिकॉज इट इज स्फेरिकल शेल, सो इनसाइड दिस स्फीयर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज 0, मींस नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस sphere, because here we are talking about the spherical shell. So for this condition we will calculate the electric field intensity with the help of Gauss theorem at any point P which is outside the sphere surface or on the surface. After that we will calculate, first we will calculate the electric field intensity due to this spherical shell with the help of Gauss theorem outside the sphere, then on the sphere, then inside the sphere. And we already know that about inside the sphere the presence of charge is 0, because charge is uniformly distributed on their surface. तो यहाँ पे हमें पहले बताया कि inside the sphere जो है चार्ज 0 होगा जब हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको ब्लू कलर में दिखाया है ये सब गॉसियन सरफेस मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया है टाइम को सेव करने के लिए डायग्राम। सो हियर व्हाट वी विल डू, फर्स्ट for any point P which is outside the sphere of radius, suppose the distance of point P from the center of the given spherical shell is small r, so for that means for using the Gauss theorem on this point P, we will draw here the Gaussian surface of this radius r, and here at point P we will take a small elementary area ds, for which we will use here the Gauss theorem. And after that we know that this Gaussian surface is the integral sum of small elementary areas. So for the whole surface of radius r we will use the integral form of Gauss theorem. So let's start the calculation. To calculate, थोड़ा स्टेटमेंट शॉर्ट कर रहा हूँ, टू कैलकुलेट फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, electric field intensity at point P which is at distance r which is greater than capital R, means outside the surface, we will assume we will take a Gaussian surface, spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface of radius small r, and here r is greater than capital R. So therefore by applying, because it is the application of Gauss theorem, so I will use here Gauss theorem. So when I will use the Gauss theorem, you will see in this point
for this elementary surface area ds, I will consider here first the electric flux related to this surface is d phi e, which is equals to e into ds in डॉट प्रोडक्ट फॉर्म. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. जब इस पे पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे यूनिफॉर्म सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या सपोज जो गिवन चार्ज है वो इसके सेंटर पे कहीं एज्यूम किया जाता है. एक्चुअल होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट एज्यूम किया जाएगा बिकॉज फॉर दैट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज E. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी और एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे उसकी डायरेक्शन भी बाहर होगी. तो इसलिए जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम तो उसका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का d phi e वो इस फॉर्मेट में होगा. एंड आफ्टर दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस होल सरफेस which is equals to phi e in which r greater than capital R. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस गॉसियन सरफेस के लिए? phi e is equals to इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ e ds in dot product which is s. Suppose s is the surface of this sphere of radius r which is greater than capital R. So e and ds both are in same direction, so I will use e ds directly here with integration symbol, and after that we will see here e ds means e and integration of ds is equals to, you know that it is the surface area of this sphere having radius r, so it will be 4 pi r square. So here I will write like this, and by using Gauss theorem you know that phi e, because here the charge which is uniformly distributed for this spherical shell is q, so I will use Gauss theorem which is q over epsilon naught which is equals to phi e, and here e into 4 pi r square, and after that you will see the final formula e is equals to 1 over 4 pi epsilon naught q by r square. This is the formula of electric field intensity at point P which is at distance r greater than capital R. Student, for point P we have formula 1 over E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught q by r square. This is the electric field intensity at point P. Now if you will think about the second case, if we want to calculate the electric field intensity at any point on the surface of the given spherical shell, so for that if r is equals to capital R, अगर मान लीजिए कोई P पॉइंट जो है r डिस्टेंस पे ना होकर इसके किसी स्फीयर के सरफेस पे होता तो उस केस में रेडियस r को हम कैपिटल R रख देंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा 1 over 4 pi epsilon naught q by capital R square आ जाएगा. So this is the electric field intensity on the sphere which is maximum electric field intensity. So after that, if this is our first case is previous case, this is our second case, and this one is our third case which is inside the sphere, and this is the case in which you can write here on the sphere, on the surface, sorry, on the surface of sphere. यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि on the surface of sphere electric field intensity की value क्या है. Clear student? So you can write this for that. So next third one is inside the sphere. जो पहला केस था वो आउटसाइड द स्फीयर वाला था, उसको लिख लीजिएगा हेडिंग, और ये थर्ड केस है इनसाइड द स्फीयर. अब अगर हम बात करें इनसाइड द स्फीयर, फॉर दैट r की वैल्यू क्या होगा? लेस देन r है, जो मैंने आपको ना डॉटेड से दिखा रखा है ब्लू कलर में, और ये r ये वाला रेडियस. इफ r इज लेस देन r, सो इस कंडीशन के लिए क्या है? सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed, all charge is uniformly distributed on the surface of spherical shell. अब जब ये सारा का सारा चार्ज स्फेरिकल शेल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इट मींस दैट इनसाइड द स्फीयर
Q is equals to 0, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर, Q is equal to 0 होगा, और दैट R लेस देन कैपिटल R। तो इससे अंदर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा ही नहीं, R रेडियस पे इसको पूरा कैपिटल R रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इफ Q is equals to 0, so it implies with the help of this formula E is equal to 0 inside the sphere। So inside the sphere चार्ज क्या होगा 0, और जब R is equals to कैपिटल R होगा मींस ऑन द सरफेस चार्ज क्या होगा आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, एंड आफ्टर दैट आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियस के साथ रिड्यूस हो जाएगी। रेडियस के साथ आपके पास क्या होगा, आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए आपके पास रिड्यूस होगी। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा फॉर दिस कैलकुलेशन द ग्राफ विल बी in this manner। Clear student? So here this is the graph between electric field intensity and radius। Here R is equals to capital R। जो स्फेरिकल शेल के लिए जो ग्राफ होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, और जो ये आपको कर्व दिख रहा है ये आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर R is equals to capital R, so electric field is maximum, E maximum, which is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? So this is the graph for this spherical shell। और ये ग्राफ इसका ग्राफ और इससे अगले वाले जो डेरिवेशन का ग्राफ है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So clear student? There are three cases which we discuss under this derivation। One is the electric field intensity at any point which is outside the surface, second is on the surface, third is inside the surface with the help of Gauss। So after that I will drive here the third derivation for the uniformly solid sphere। So pause the video and note down। Now student, in this second derivation in which we will calculate the electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होगा, तो इट मींस दैट स्फेरिकल शेल तो है नहीं सॉलिड स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि जब उसे बाहर से चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने पर जो उसमें चार्ज है वो यूनिफॉर्मली उसके आउटसाइड मींस सरफेस पे और इनसाइड मींस इंटायरली उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंटायर सरफेस पे, चाहे वो आउटसाइड हो या इनसाइड। क्लियर? और जो प्रीवियस डायग्राम था, प्रीवियस केस था, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा था, यहाँ पे सरफेस पे भी हो रहा है और इनसाइड द सरफेस भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम यूज करेंगे, आउटसाइड द पॉइंट वहां भी निकल रही थी, यहाँ भी निकलेगी, एट द सरफेस वहां भी फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ भी हो जाएगी। उसके बाद लेकिन यहाँ क्या है, इनसाइड द सरफेस जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां हमारी जीरो थी, लेकिन यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू होगी। एंड बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्फीयर मींस हम 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस और चार्ज का वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी, चार्ज डेंसिटी, वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पॉइंट याद रखना कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे रोल प्ले बहुत है। कब? व्हेन द यू कैन से दैट, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, तो यू कैन से दैट व्हेन द डिस्टेंस r is less than the capital R, and here R is greater than capital R and this R is less than capital R। अगर आप इसे चाहते हैं तो यहाँ पे Q डैश भी डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास R ही बहुत है। तो ठीक है, R डैश डिनोट ना करिए, R ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे भी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो फॉर दैट फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डायग्राम। From the given diagram, main point लिखते हैं। From the given diagram, in this case, because we are talking about solid sphere, in this case, charge is uniformly distributed
entire, or you can say that outside, or you can say that on the surface, and inside the surface also. Also, you can use the term outside the surface and inside the surface also. Clear student? So for that what we will do here now, because inside the sphere, जब बात inside the sphere की आ रही तो यहाँ पे एक टर्म और लिख देते हैं, if rho is the volume charge density of the solid sphere. Clear student? Solid sphere की क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. सो रो इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q ओवर आपके पास यहाँ पे V ले लीजिए, V है इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. तो अभी इसका यूज करेंगे जब हम इनसाइड द स्फीयर डिस्कस करेंगे. तो इस चार्ज को अगर आप चाहते हैं तो इसको Q डैश भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज ना हो कि Q चार्ज आपके पास अलग है और यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है. So here either you can use Q also, no problem. So this is your surface charge density, which we will discuss later on. So first I will start my calculation from outside the sphere, outside the solid sphere or outside the sphere at any point P in which R greater than R. So for that, the electric field intensity by using Gauss theorem, you can use this relation as we discussed earlier. Phi E total electric flux integration of EDS, and after that E will come outside and DS will here, and you know that it is the surface S suppose. So phi E will be, by using Gauss theorem, it will be Q over epsilon naught, and E, and here I will write 4 pi R square. So our final formula E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the formula for electric field intensity at point P, which is outside the surface of the given solid sphere. Now after that, if we substitute here on the surface, if you want to calculate the electric field intensity, you can substitute for on the surface, you will substitute R is equals to R, then you will get the formula E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square. Yes student, एक फॉर्मूला ये मिलेगा. अभी जब हम इसके ऑन द सरफेस वाली कंडीशन में एक इलेक्ट्रिक जो फील्ड का फॉर्मूला है वो जब हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगले केस से सॉल्व करेंगे, वहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ पे इस केस में दो फॉर्मूले मिलेंगे ऑन द सरफेस पे. सो फॉर दैट वी विल कैलकुलेट द कंडीशन इनसाइड द सरफेस. जब हम इनसाइड द सरफेस करेंगे, इनसाइड द सरफेस यू नो दैट रो इज इक्वल्स टू Q over V, and V is the volume of this surface. So for that what we will use electric field intensity. चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसके लिए कैसा होगा? 1 over 4 pi epsilon naught Q over यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे जो R होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिख रहा हूँ, वो लेस देन कैपिटल R. और अगर उस कंडीशन में आप यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो Q चार्ज है, अब बिकॉज पूरा का पूरा पर यूनिट वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अगर उसे Q डैश कंसीडर कर रहे हैं तो Q डैश भी कर सकते हैं, अदरवाइज Q पे भी ठीक है. एंड फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट यू विल डू, यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन rho is equals to Q over V, you can substitute here 4 over 3 pi RQ. RQ is the radius of this sphere, which is R, in which R less than capital R. तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. So after that you will observe the relation 1 over 4 pi epsilon naught. Q की जगह आपके पास आ जाएगा क्या? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? Q is equals to
रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस वाले फॉर्मूले का यहाँ यूज कर लेंगे। देयरफॉर E is equals to, from this E is equals to 1/4 pi epsilon naught. In place of Q, I will substitute the value of this rho into 4/3 pi r cube over this r square. तो यहाँ से जो कैलकुलेशन होगा, इससे ये वैल्यू गई 4 pi to 4 pi कैंसिल। ये स्टूडेंट, सो हमारे पास क्या वैल्यू मिली, देखिए आपके पास मिला रो इंटू आर ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मिल गई इनसाइड द स्फीयर और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन इजीली सी दैट E is directly proportional to R, not inversely, for this relation. Clear? ये इनसाइड द सॉलिड स्फीयर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अच्छा, अब इसी में ही अगर आप एक कंडीशन रखें ऑन द सरफेस वाली, यू कैन सी इफ R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो ये ऑन द सरफेस की एक कंडीशन हमें वहां से मिली थी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगी दूसरी कंडीशन if R is greater than R, if R is equal to capital R, then the formula will be rho R over 3 epsilon naught. This one is also the formula of electric field intensity on the surface of solid sphere, or you can say on the surface of charged solid sphere. So from this relation we can write here E is directly proportional to R up to कहाँ तक, यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल R। Now if we plot the diagram, or you can say that if we plot the graph for this solid sphere condition, तब आपको पता चलेगा कि हमने ये कंडीशन में और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो फॉर्मेट में क्यों आई ऑन द सरफेस। So for that student C, we know that the maximum electric field intensity is here, E maximum, when R is equals to capital R, and after that the electric field intensity will reduce by following the inverse square law relation. You can plot the diagram in your manner. So this type. So here, because when we talk about the outside the sphere, the electric field intensity is inversely proportional to R square, then the graph shape is like this. So after that, when we talk about inside the sphere, here the E maximum, here the electric field intensity is maximum, which is equals to either 1/4 pi epsilon naught Q over R square, or you can write this relation rho R over 3 epsilon naught. So, but when we talk about the inside the sphere, so inside the sphere, the electric field intensity is directly proportional to R linearly. So I will draw a line from the origin. So this curve is represent like this. So this is the graph for electric field, between electric field intensity and distance for this solid, for this charged solid sphere. Clear student? तो ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ जो हमने डिस्कस किया। तो इन वीडियोस में हमने डिस्कस किया 3 एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, और इसके बाद जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज, और यू कैन से उसके बाद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो फॉर दैट, उसके लिए आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें और समझें, और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।